वेलकम वंस अगेन। बेटा, इससे पहले हम कि इस चैप्टर की शुरुआत करें, आज के टॉपिक की शुरुआत करें, मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ कि हमने अब रिवीजन स्टार्ट कर दिया है और रिवीजन में हम अपनी पहले बुक समकालीन विश्व की राजनीति कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम इससे पहले जो एक टॉपिक आपके पास वीडियो के थ्रू जो भेज चुके हैं, दैट इज़ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा का मिसाइल संकट। इसमें हमने जाना कि कैसे सोवियत रूस और अमेरिका के बीच एक शुरुआत हो चुकी थी। आप कह सकते हो कि वर्चस्व की लड़ाई की, कि कौन बड़ा है, कौन ताकतवर है विश्व के अंदर। जैसा कि आप जानते हो कि 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध लड़ा गया और 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉट। इसमें कौन किस तरफ था, कितने ताकतवर मुल्क थे, वो हम बात करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। लेकिन क्यूबन मिसाइल संकट के बारे में अगर थोड़ा सा फोकस डालें तो आप याद कर पाओगे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जस्ट नीचे क्यूबा है और क्यूबा के अंदर उस वक्त और आज भी क्यूबा एक आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक आइलैंड कंट्री है और वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार होती है क्यूबा के अंदर, जो सोवियत रूस की विचारधारा है, कम्युनिज्म साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करती है। और सोवियत रूस, तत्कालीन सोवियत रूस, राइट, आज का रसिया, लगातार क्यूबा को फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक मदद करता आया था। ऐसा वक्त आ गया था कि क्यूबा को लगने लगा कि उसके ऊपर खतरा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है और तत्कालीन उस समय के जो राष्ट्रपति थे कास्ट्रो, उनको वो हटाना चाहते हैं। तो इस मदद के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के खिलाफ सोवियत रूस अपनी जगह छोड़ के अपने समुद्री बेड़े को लेकर और परमाणु हथियारों के साथ में वो क्यूबा में मदद करने के लिए आ जाता है। अल्टीमेटली, क्योंकि वो टॉपिक हो चुका है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और फिर एक बीच बचाव का रास्ता होता है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बहुत ज़्यादा इसके पीछे तूल नहीं पकड़ता है और इतना ज़रूर कोशिश करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपनी सेना को ये कहता है कि भाई उनको वापस भेजिए। अल्टीमेटली सोवियत रूस वापस चला जाता है और एक कह सकते हो कि तीसरे विश्व युद्ध जैसी जो परिस्थितियां बन रही थी वो टल चुकी थी। तो ये तो था क्यूबन मिसाइल संकट। आज हम बात करने वाले हैं, आखिर ये शीत युद्ध, इस चैप्टर का नाम ही है द कोल्ड वॉर इरा। शीत युद्ध है क्या, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि 1939 से 45 के बीच में जो पहला सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, वो वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, आप कह सकते हो। यानी कि एक गुट को अमेरिका लीड कर रहा था और उसके दूसरे अपोजिट साइड में जर्मनी, इटली और जापान थे। अमेरिका की तरफ सोवियत रूस हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब थे, ठीक है ना। एक तरफ अमेरिका, दैट वाज कॉल्ड द अलायंस पावर, उसको मित्र राष्ट्र बोला गया, सभी को मिलाकर मित्र राष्ट्र बोला गया। और दूसरी तरफ ध्रुवी राष्ट्र एक्सिस पावर, और जर्मनी, इटली और जापान इसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हो। अब
जो 1939 से 45 के बीच जो सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ी गई, ये कोई यूरोप के अंदर अकेले नहीं लड़ी गई है युद्ध। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पूरा विश्व बढ़ चुका था। आपको पहले ही बता चुका हूं पूरा विश्व दो गुटों के अंदर बढ़ चुका था। एक तरफ तो अमेरिका है और दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली है। अब ये वार जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक लड़ी गई। मतलब इसका जो लिमिटेशन यूरोप के अंदर ही नहीं रहा। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री थे, लेकिन यूरोप के अंदर ही ये युद्ध नहीं लड़ा गया। यूरोप के बाहर भी द्वितीय विश्व युद्ध देखा गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम भारत के भी जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर भी लड़ाई हुई। हम कह सकते हैं कि चाइना के अंदर भी था। तो आपको जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ 1914 से लेकर 18 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ, और उस युद्ध ने आप कह सकते हो विश्व को दहला दिया। लेकिन वो युद्ध भी फीका पड़ गया जब सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ी गई। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के जो नतीजे हैं वो काफ़ी भयानक निकले। ब्रिटेन की बात करें तो उसकी जो इकोनॉमी धराशायी हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ। ब्रिटेन ही नहीं, पूरा कह सकते हो कि पूरे यूरोप की आर्थिक स्थिति और एकदम मतलब डेमोलिशन, आप जहाँ भी देखोगे पूरा बहुत बर्बादी हुई उस पीरियड में। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो दो ताकतवर देश इस विश्व की राजनीति या विश्व के मानचित्र पटल पर ताकतवर दो देश उभरते हैं। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ आपके सोवियत रूस, आज के जिसको कि हम रूस के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों देश, पहले मैं बात करता हूं कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद में बात कर लेंगे दोनों देश की प्रतिद्वंद्विता के बारे में। तो शुरू में 1945 के अगस्त की अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि ये विश्व युद्ध खत्म होने वाला ही था और जापान अपनी हार मानने के लगभग तैयार हो चुका था। जापान पर उस परिस्थितियों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक परमाणु हथियार से परमाणु बम फेंक कर, जो दो बड़े शहर है हिरोशिमा और नागासाकी जिसके बारे में आपने सुना है, अगस्त 1945 में बम गिरा दिए जाते हैं और दोनों ये शहर अपने आप में बर्बाद हो जाते हैं। दोनों शहरों की बर्बाद होना और जापान का द्वितीय विश्व युद्ध में हार को मान लेना या घुटने टेक देना एक साथ होता है। अब इसको लेकर भी दो पक्ष हैं, राइट। जापान ने घुटने तो टेक दिए, द्वितीय विश्व युद्ध का भी अंत हो चुका है। अब परमाणु बम गिराना अमेरिकी फैसला के बारे में भी दो तर्क दिए जाते हैं। कुछ अमेरिकी फैसले के आलोचक हैं कि अमेरिका ने जो बम गिराया वो गलत किया था। उनका कहना है कि इट वाज अनवारंटेड। अनवारंटेड कहता हूं तो मतलब ये आवश्यक नहीं था युद्ध परमाणु हथियार गिराना, बिकॉज जापान हार मान चुका था, लगभग मतलब युद्ध खत्म ही होने जा रहा था। एंड ऐसी परिस्थितियों में इस तरह का एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिससे कि बहुत सारी बर्बादी हो, इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। लेकिन अमेरिका और उसके पक्षधार हैं जो उनका सपोर्ट करने वाले हैं, उनका कहना था कि ये परमाणु बम गिराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यूरोप के जो देश हैं वो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे थे। 1939 से 1945 आ चुका था, युद्ध खत्म नहीं हो रहा था और आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ
ये भी कहना है आलोचकों की कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने आप में बम गिराने के पीछे एक राजनीति थी जो एशिया के अंदर अपना डोमिनेंस, अपना वर्चस्व, अपनी दादागिरी एस्टेब्लिश, राइट। एशिया के अंदर भी उनकी अपनी ताकत रहे। आप जैसा कि जानते हो कि जापान चाइना के दक्षिण में है। तो फिर ये सब बातें हुई। अल्टीमेटली हम ये आगे देखने की कोशिश करेंगे, विश्व युद्ध के कारण कुछ भी हो, लेकिन जो परिणाम है वो हमें आज हम बात करेंगे। क्यों युद्ध लड़ा गया उसका हमारा आज का विषय है ही नहीं। टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और अगर परिणाम के ऊपर देखें तो देयर वाज द टू कंट्रीज, ठीक है ना, दैट कम एट द ग्लांस, ठीक है ना। दो ऐसे देश, ऐसी महाशक्तियां विश्व के मानचित्र पर आती हैं जो अपने आप में काफ़ी ताकतवर है। एक तरफ तो अमेरिका और दूसरी तरफ हम बात कर सकते हैं सोवियत रूस की। तो जर्मनी जापान तो हार ही चुके थे। हम क्यों बोल रहे हैं कि दो शक्तियां ही विश्व के अंदर ताकतवर रह गई थी? क्योंकि जर्मनी और जापान तो ऑलरेडी हार ही चुके थे, जिनको आप ताकतवर मुल्क कह सकते थे। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान ही काफ़ी अमेरिका से लोन लेना पड़ा था। फ्रांस में भी कुछ नहीं बचा था। तो फिर अमेरिका और सोवियत रूस जो ताकतवर मुल्क थे, अब इन दोनों के बीच में महाशक्ति बनने की होड़ चलती है कि हु इज़ मोर डोमिनेंट, हु इज़ मोर पावरफुल इन द वर्ल्ड। दोनों देशों के बीच में एक मुकाबला है कि ताकतवर कौन है दोनों देशों के बीच में। ये अब समय आ चुका था, दोनों देशों के बीच में ऐसा चल रहा था। अब बात ये आती है कि इनके बीच अब ऐसा आ चुका था कि ये समझने की ज़रूरत है दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध ही क्यों चला। पहले तो हम शीत युद्ध को जान लेते हैं कि शीत युद्ध है क्या। जब कोई दो देश आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ठीक है ना, जब कोई भी देश जब आमने सामने की लड़ाई भिड़ंत नहीं करते हैं और छेड़ाछेड़ी करते हैं, छेड़ाछेड़ी का मतलब सामने की वार ना लड़के कुछ अपनी राजनीति चलाते रहते हैं, दूसरे दो देशों को लड़ाते रहते हैं, तो और उनके कुछ मामलों में इंटरफेयर कर देना, इस तरह का मतलब एक शीत युद्ध को आप समझ सकते हो। तो शीत युद्ध ही क्यों ये दोनों देश लड़ रहे थे, क्यों नहीं आमने सामने की इनके बीच में टक्कर हुई? तो ये समझने की आज हमारा ज़रूरत है, आज का विषय भी है। तो शीत युद्ध ही इसलिए लड़ा जा रहा था कि जैसा कि आप जानते हो, चाहे सोवियत रूस हो या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दोनों परमाणु संपन्न देश थे, यानी कि दोनों के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। जिन हथियारों का अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि कोई युद्ध जैसी परिस्थितियाँ आती है और उसमें यह परमाणु हथियार का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं, अगर युद्ध होता है तो ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती थी। और परमाणु हथियार अपने आप में एक विध्वंसक है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिससे कि बहुत बर्बादी होती है। और इसमें परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना मतलब आप सही जायजा भी नहीं ले सकते कि जीत किस देश की हुई है, यानी कि बर्बादी अपने आप में दोनों देशों के साथ साथ में आस पड़ोस के जो सभी पूरे कंटिनेंट के ऊपर, पूरे महाद्वीप के ऊपर इसका असर देखा जाता है। तो परमाणु युद्ध की सूरत में यह तय करना असंभव था कि विजेता कौन है। तो फिर परमाणु है किस काम के, फिर परमाणु हथियार है किस काम के, जब हम इनका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते? जरूर क्वेश्चन उठना चाहिए। ये बेटा परमाणु हथियार एक दूसरी
ताकत के सामने, दूसरे देश के सामने एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है। चेक एंड बैलेंस का मतलब उनको, एक देश को पता लगता है कि मेरे विपरीत साइड में जो दूसरा देश है वो भी परमाणु संपन्न है, और अगर हमने कहीं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो वो भी करेगा। और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना अपने आप में हो सकता है कि किसी एक देश पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा और दूसरे देश के परमाणु हथियारों को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास में कुछ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कुछ बर्बादी के लिए हथियार हो सकते हैं और जिनका वो इस्तेमाल अपने विरोधी देश के ऊपर कर सकता है। तो इन परिस्थितियों में, इस ऐसी सूरत में ये तय करना कि कौन विजयी है मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों का परमाणु हथियार संपन्न देश होना भी आप कह सकते हो कि थर्ड वर्ल्ड वार, एक तृतीय विश्व युद्ध से हम सबको बचा पाया। और ये कह सकते हो कि जो ये कोल्ड वार है ये कभी भी हॉट वार में कन्वर्ट नहीं हुई। इन दोनों देशों के बीच में बस प्रतिद्वंद्विता होने के बाद में शीत युद्ध कभी भी रक्त रंजित नहीं हुआ। कोल्ड वार के अंदर कोई आमने सामने की लड़ाई दोनों देश जहां पर नहीं देखा गया कि आपस में लड़ रहे हों, तो ये एक अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि आप शीत युद्ध क्या है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आज का अपना इतना ही टॉपिक था और इसके आगे हम बाइपोलैरिटी की बात करेंगे। जब हमने देख लिया कि भाई अब कोई देश अपने आप में कोई एक देश नहीं है, दो देश है विश्व के मानचित्र के ऊपर, आप कह सकते हो कि ताकतवर देश है, तो फिर आगे का जो समय होगा वो बाइपोलैरिटी का होगा जिसमें दो देश ताकतवर हैं। ठीक है ना। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ टॉपिक को लेकर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।